अभी 5 राज्यों में इलेक्शन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। इसका कारण क्या है या आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए आपके प्रश्नों की तरफ आता हूं। आपका प्रश्न है कि 5 राज्यों में जो है मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा का घोषित नहीं किया गया, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? नज़र तो अपने पास कई होती है, नज़र नज़र है, देखते रहिए नज़रों से। अब हम इसको 3 नज़रों से देखते हैं। पहली नज़र ये है कि आपको पता होगा कि ऑर्गेनाइजर अखबार ने बहुत दिन पहले ये लिख दिया कि मोदी के नाम पर अब चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। उसके बाद 5 जन्य में भी इसी तरह के समाचार आए और ये भी लोगों से चारों तरफ से चलने लगे कि अब मोदी का मैजिक उतरने लगा। ये सारी बातों को लेने के बाद मोदी जी, जानते हैं आप मोदी जी कौन हैं? पहले मोदी जी को समझना जरूरी है। मोदी जी आरएसएस के प्रचारक से निकल करके और राजनीति में आए और अडवाणी की महान कृपा से 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने और जब वहां के मुख्यमंत्री बने तब इन्होंने आरएसएस से ही निकले हुए अपने 2 साथियों को किस तरह सताने का काम किया, किस तरह दूर किया। उन दोनों का नाम भी ले देता हूं, प्रवीण तोगड़िया कट्टर हिंदूवादी और हमारे संजय जोशी। इन दोनों के साथ काम करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? इन दोनों को एकदम साइड में लगा दिया। समझ रहे कि नहीं? यानी मोदी जी पर ज्यादा लंबी बात करूंगा तो बहुत लंबा बात चला जाएगा, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि हमारी पार्टी में हमारे समकक्ष यानी हमारे बराबर का, हमारी समानता का या हमारे बीच का आदमी हमारा प्रतिद्वंदी बन सके। इसलिए जो भी प्रतिद्वंदी बनने की दृष्टि में दिखाई देते हैं उन्हें ये साइड लाइन करना शुरू कर देते हैं और इसी तरह से इन्होंने साइड लाइन किया। और साइड लाइन करने के कारण थे। कारण क्या है? संघ से निकलकर, प्रचारक से निकल करके आज प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। अब इन्होंने ये सोचा कि आरएसएस से जुड़ा हुआ ये अखबार है और अगर ये बोल रहा है तो आरएसएस बोल रही है, और जब आरएसएस बोल रही है तो मोदी जी ये चाहते हैं कि देश की राजनीति में भी मेरा कब्जा रहे और आरएसएस भी हमारी मुट्ठी में रहे। लेकिन जब इस तरह की बात सामने आ गई तो मोदी ने कहा कि अब हम आरएसएस को चुनौती देते हैं और इसीलिए वो प्रदेश के मुखिया का, प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया और अपने चेहरे पर कमल और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारी किया, ताकि वो ये बता सके कि मोहन भागवत जी आप खत्म हो जाइए, जमाना बदल गया, अब घर घर गड़े में मोदी मोदी है, नमो नमो है। और अगर ये जीत जाता है 5 प्रदेश तो आरएसएस के अंदर भी एक खलबली पैदा होगी और वो आरएसएस से निकला हुआ आदमी आरएसएस को ही मिटाने का काम करेगा, क्योंकि मोदी उस आदमी का नाम है, नरेंद्र मोदी, जो आदमी किसी का नहीं है। आप पूछेंगे ऐसा कैसे बोल दिया आपने, क्यों किसी का नहीं है? अरे भाई दृष्टि दौड़ाइए, आदमी की प्रवृत्ति जो होती है वो बदलती नहीं है। इल्लत को धो देते हैं, धुल जाता है, आदत नहीं बदलती है। जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने संगठन आरएसएस का नहीं हुआ, जिसने इनके साथ राजनीति में काम करके गुजरात का गृह मंत्री बना, याद कीजिएगा, हरेन पांड्या, उसकी हत्या के बाद से भी बात का नजरिया इनका देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी वो आदमी है जो किसी का नहीं है, बल्कि वो ये सोचता है कि सब मेरे बस में रहे, सब मेरे डर से चले। आज उनके साथ जो अमित शाह चल रहे हैं, अमित शाह समझ रहे हैं कि हम मोदी के उत्तराधिकारी हैं। अमित शाह जी, जिस तरीके से इस आदमी ने केशु भाई पटेल को, आपके बघेला को राजनीति में ला करके धीरे धीरे धीरे, राजनीति में वो पहले से थे, लेकिन वो ऐसे सीनियर नेताओं को उसने धीरे धीरे किनारे किया,
तो आप किस खेत की मूली है, आप भी किनारे होने वाले हैं। आप बताइए नितिन गडकरी से उसका क्या दुश्मनी है? नितिन गडकरी जैसा व्यक्ति जो बोलता है और कुछ बगैर बोले भी बोल देता है, समझ लीजिएगा। जो आदमी अनुशासन में रहकर बात करता है, जो बातों के बीच में भी मुस्कुराता है, जो आदमी भले वो आरएसएस से जुड़ा हुआ हो, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हो, हमारे नागपुर का सांसद होने के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष भावनाओं से वो काम करता है। पार्टी उसकी कोई भी हो, पारिवारिक उसका जीवन कोई भी हो, व्यवहारिक जीवन में हर आदमी का काम करने वाला वो नेता है। और इस तरह के नेता को जब साइड में डालने का काम हुआ, क्यों हुआ? आज भारत में केवल एक व्यक्ति का काम दिखाई देता है, और जिसका काम दिखाई देता है या काम बोलता है, वो व्यक्ति का नाम नितिन जी गडकरी है। वो नितिन गडकरी है। मैं एक बात बताऊं यादव जी, हम तो भाजपा के कट्टर विरोधी हैं, कट्टर से कट्टर विरोधी हैं, उसकी नीतियों के, व्यक्तियों के नहीं। भाजपा की नीतियों का विरोधी, व्यक्तियों का नहीं। तो ऐसी स्थिति में मैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट के नाते, पार्टी के नाते जहां जहां मैं जाता हूं, हमने चाय बगान की यूनियन से लेकर के सारी यूनियनों में, यानी हम आसाम से लेकर के दार्जिलिंग, इधर उधर कहीं भी जाएं, लोग, हम नागपुर वाला, मैं आया हूं नागपुर से, तो लोग मेरे से पहले जाता था तो संतरे की बात करते थे, अब जाता हूं तो नितिन गडकरी की बात करते हैं। जब मैं किसी उलमा के सामने जाता था, दीनदार लोगों के सामने, तो ताजुद्दीन औलिया की बात करते थे सुन्नी, लेकिन आज हर वर्ग का आदमी नितिन गडकरी की बात करता है। तो नितिन गडकरी एक अलग नेचर, और उसको भी उसने क्या किया, क्या बिगाड़ा? लेकिन नहीं, वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बन सकता है, इसलिए उसको साइड में डालो, साइड में डाल दिया गया। तो मैंने ये साफ आपसे कहा कि ये पांचों राज्य में नहीं देना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट, ये आरएसएस को इस बात की चुनौती है। देखो, मैंने लोकल छत्रपति को न रखते हुए, क्षेत्रीय चीजों पर न रहते हुए, मैं अपने नाम और चुनाव चिन्ह पर जीत कर आया हूं, और दबदबा मेरा है। तुमको भी मेरी मुट्ठी में बंद करके रहना होगा, और नहीं रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। मान लीजिए कि पांचों राज्यों में भाजपा अगर नहीं आती है, या एक आधी सीट, एक दो सीट आती है, मोदी जी का वर्चस्व खत्म होता है, तो आरएसएस इसको किस नजर से देखेंगे फिर? नहीं, देखिए एक बात आपको बताएं, आरएसएस को अपना एजेंडा लागू करना है। आरएसएस के लोग जो है मोदी भक्त नहीं है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि मोदी के अंदर कट्टर हिंदुत्व है और यही मेरे एजेंडे को लागू करेगा। इसलिए उन्होंने 14 में 19 में साथ दिया। लेकिन अब ये लगता है कि इसके साथ चलने में हमारी छवि समाप्त हो रही है हमारे, क्योंकि इस आदमी के झूठ का इतना बड़ा पर्दाफाश हो गया है कि धर्मशास्त्रों ने भी कहा है कि सत्यम मत, सच बोलो, झूठ बोलना पाप है। तो अब ये इस नजर में आप देखिए, जब शास्त्र ने कह दिया कि झूठ बोलना पाप है तो झूठा पापी है, तो पापी के साथ पुण्य का उपदेश देने वाली आरएसएस, धर्म की बात करने वाली आरएसएस, अधर्म को झूठ के जरिए, यानी झूठ के जरिए दूसरी चीजों के तरफ चलने वाले व्यक्ति का कैसे समन्वय हो सकता है, कैसे ये हो सकता है? इसलिए आरएसएस ने ये देख लिया कि इसके साथ रहने पर हमें बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि झूठ से बड़ा गुनाह कुछ भी नहीं है। झूठ तो हर चीज को खत्म कर देता है, झूठ विश्वास को खत्म कर देता है, झूठ जो है आदमी के अंदर के सत्यता को बाहर कर देता है। यानी झूठ बोलने वाले को एक तरह से अगर कहा जाए कि वो मानव की सबसे निचली श्रेणी का होता है। तो आरएसएस को आप जानते ही हैं कि आरएसएस का अपना एजेंडा है, उनका एजेंडा में हिंदू राष्ट्र है, उनके एजेंडे में और भी बहुत सी बात है। और वह कभी कभी तो ये भी कह देते हैं कि सारे हिंदुस्तान के नागरिक हिंदू हैं। ये आपने भी देखा होगा, सुना होगा। देखिए, हिंदू सभ्यता है और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो जहां सभ्यता है तो सभ्य बनकर रहना तो हर मजहब सिखाता है, इस पर हम उनका कोई विरोध नहीं करते। लेकिन ये आप मान लीजिए कि इन पांचों राज्यों की जो स्थिति है
कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ सड़बड़ हो जाए, हम लोग ज्ञाता नहीं है, लेकिन वैसे भी देश की जनता का विश्वास ईवीएम से उठ चुका है। अगर इसमें किसी तरह भी भाजपा जीतती है तो लोग मानेंगे नहीं। क्यों? कि 14 की जो हालत भाजपा की थी वो हालत इस वक्त नहीं है। 14 में लोगों ने मनमोहन सरकार, महंगाई, समझ लीजिएगा, घोटाला और मीडिया के जरिए उछाले जाने वाली सारी बातों पर और गुजरात मॉडल पर, 15 लाख पर, 2 करोड़ रोजगार पर, 100 दिन में महंगाई घटाने पर, सबका साथ सबका विकास के नारे पर, इतना ही नहीं अच्छे दिन आने वाले पर, ये सारी चीजों को देख करके ला दी थी। अब लोगों ने दूसरी बार पुलवामा में राष्ट्रीयता को जन्म दे दिया था, इसलिए ला दी थी। इस बार जनता कह रही है, चुनाव इस वक्त पार्टी नहीं लड़ रही है, इस वक्त चुनाव जो है, जो भी भाजपा को हराने का काम करेगा, जनता उससे जुड़ने का काम करेगी, क्योंकि उन्हें भाजपा से कम नफरत है, मोदी से ज्यादा नफरत है। लोग ये कहते हैं कि इस झूठे के साथ न दे। जो आदमी ये नारा दिया हो यादव जी कि देश नहीं झुकने देंगे, देश नहीं बिकने देंगे, सौगंध देश की खाते हैं, देश भी बिक रहा है। बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? और जब बिक रहा है तो झुक रहा है। तुम देखो, चीन झुका हुआ है और तुम कुछ नहीं बोलते हो, तो देश का कहां कहां तुम हो। अपने पीठ पर थपकी मारकर अपने को विश्वगुरु कहने वाले, तुम्हें ये तो बताओ कि देश की गरिमा को तुमने कहां कहां बचाया है, एक भी गिनती गिना दो। तुम अगर सच भी बोलोगे तो आज भारत की जनता तुम पे भरोसा नहीं करती। लेकिन मैं एक बात कहता हूं देश की जनता से कि जानते हैं क्या है? हम कहते हैं इसको क्या लेना देना किसान और किसानी से। इसने नाता जोड़ लिया है अडानी अंबानी से, समझ लीजिएगा, जो पूंजीपतियों का है, समझ रहे? और यही नहीं, आज जनता त्रस्त हुई है झूठे इसके बानी से। आज जनता त्रस्त हुई है इसके झूठे बानी से, अब नहीं बहलने वाली किसी झूठ कहानी से। अब ये कोई भी कहानी ला लें, जनता बहलने वाली नहीं है। और ये आप मान लीजिए कि सरकार से बाहर होते ही भाजपा में भी विघटन होगा। अभी तो चुनाव के दौरान ही विघटन होंगे। जिस तरह से जानते हैं, बाढ़ आती है तो नदी की मछलियां सड़कों तक पर आ जाती हैं, उसी तरह 14 में 19 में कांग्रेस से निकल करके भाग करके लोग भाजपा में गए। क्यों गए, क्या गए, इस पर लंबी चर्चा हो जाएगी कि प्रॉपर्टी बचाने के लिए गए कि अपने से। क्योंकि आप देख रहे हैं, हमारे नेता नितिन गडकरी ने एक दिन हंसते हंसते कह दिया था, मालूम है आपको? हम अपना नेता क्यों कहा? ये बात अगर कहेंगे कि भाई अब तो एनसीपी में है और नितिन को अपना नेता कहते हैं, हमारे क्षेत्र नागपुर का वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे यानी यहाँ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि है और मैं यहाँ का वोटर हूं, इसलिए वो मेरा प्रतिनिधि है। इस वक्त रिश्ते अगर देखे जाए तो जनता हमेशा नेता से बड़ी होती है, क्योंकि जनता ही नेता को बनाती है। तो हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि अब हमारे नेता नितिन गडकरी ने एक जुमला कह दिया था, याद है आपको? फ्रेंडली वॉशिंग पाउडर, यानी मित्रता का सफाई करने वाला। अब इसके दो मानी निकलते हैं, एक तो मित्रता को साफ कर देने वाला पाउडर, या जो आया उसकी गंदगी साफ करके अपना बना देने वाला वॉशिंग पाउडर। तो ये बात आप जानते हैं अच्छी तरह से, भय आदमी को खत्म कर देता है। और जब याद कीजिएगा कि भाजपा का बहुत पुराना नारा था, आपको पता होगा, भय मुक्ति, भूख मुक्ति, समझ लीजिएगा, भ्रष्टाचार मुक्ति का हम शासन देंगे। लेकिन आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार की जो बात करें उसे ईडी के छापे डालकर जेल भेज देते हैं। मोदी पर कुछ भी बोल लीजिए, कोई बात नहीं, अडानी पर कुछ बोल दीजिए, जेल चले जाएंगे। ये संजय सिंह को ले लीजिए, फलाने को ले लीजिए, बताइए, और दोष भी नहीं बताया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। जो इस बात को साबित करता है कि आज मोदी उस मार्ग पर चल रहे हैं जिस मार्ग पर हिटलर चल रहा था। और आज मोदी भारत के लिए तो बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं,
क्योंकि इनके रहते भारत समापन के तरफ जा रहा है, भारत के विकास खत्म हो रहे हैं, विनाश के रास्ते शुरू हैं। लेकिन जितना ये भारत के लिए हानिकारक है उतना ही ये आरएसएस और भाजपा के लिए भी हानिकारक है। ये आप जानिएगा, मोदी का व्यक्तित्व है, एक ही व्यक्तित्व है, हम भी नहीं, मैं हूं तो सब कुछ है। क्योंकि आप भाषण में देखिए वो क्या कहते हैं, ये मोदी की गारंटी है। अब आप बताइए, गारंटी प्रधानमंत्री की है कि मोदी की है? और कितने गर्व से बोलता है, हर आदमी ये कहता है हम अगर आएंगे तो ये करेंगे। हम ही आने वाले वर्ष में 15 अगस्त को यहां से झंडा फहराएंगे लाल किला से, याद है आपको? खुद बोलता है। तो इसका मतलब है कि वो आदमी अंदर से कितना अहंकारी है, भरोसे पर नहीं बोलता, अहंकार से बोलता। भरोसा तो तब होता है जब हमारे काम से खुश हो। जैसे नितिन गडकरी ने कहा, ऐसा हिम्मत हो तो वो क्या कहा, न मैं चाहे पान दूंगा और न लक्ष्मी दर्शन कराऊंगा, फार्म भर के हम चुनाव जीत जाएंगे। उसको अपने काम पे भरोसा है, उसको अपने व्यवहार पे भरोसा है, उसको अपने संस्कार पे भरोसा है। तो इसलिए उसने इस तरह की बात कही। मोदी में ये दम नहीं है, क्योंकि मोदी की बात में भी दम नहीं है, मोदी के साथ में भी दम नहीं है, मोदी के व्यवहार में भी दम नहीं है, और मोदी के अंदर प्यार नाम की तो चीजें नहीं है। क्षणिक प्यारों को प्यार नहीं कहते। सिनेमा के रोल में राम का रोल अदा कर देने से आदमी राम नहीं हो जाता। इसी तरीके से नाटक में हनुमान बन जाने से हनुमान नहीं हो जाता। ये तो नाटक एक पात्र है और वो पात्र की तरह से काम करता है। वो पात्र के चरित्र को अपने अंदर समोहित करने का काम नहीं करता है। और मैं ये साफ कह रहा हूं कि हम लोगों से ज्यादा नुकसान वो आरएसएस को पहुंचाने वाला है, क्योंकि आरएसएस के 30% लोग राजनीति में चले गए थे। अब राजनीति ही आरएसएस को अपना बगल बच्चू बनाने के चक्कर में मोदी ये बताना चाहते हैं कि हम हैं, यानी मैं हूं तो सब कुछ है। मैं यानी मोदी, मैं यानी मैं में मैं के दो मानी होते हैं, एक अपना और मैं यानी उर्दू का मैं ले लेंगे तो शराब हो जाता है और जिसमें नशा होता है। तो इसी तरह ये मैं में है और मैं में है। अभी जो 5 राज्यों में इलेक्शन है, तो क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी इसमें जीतेंगी? अगर नहीं जीतती है तो मोदी जी के अंधभक्तों का फिर क्या होगा और आरएसएस का क्या स्टैंड रहेगा उस पर? देखिए, मैं आपसे एक बात यादव जी साहब कह दूं कि कहीं से भी हवा देख करके पता चलता है कि ये हवा किधर से आ रही है। बगीचे से आ रही है तो खुशबू है, तालाब के किनारे से आ रही है तो ठंडक है, और अगर ये गंदे स्थानों से गुजर रही है तो बदबू है। आज की जो राजनीतिक हवा, जनमानस की हवा, महंगाई की चीज से, उत्पीड़न से, महिलाओं के अत्याचार से, मणिपुर से के मामले से, सारी चीजों के ऊपर दृष्टि डालने के बाद ऐसा लगता है कि मोदी के आने की संभावना नहीं है। क्योंकि ये 5 प्रदेश में ये मोदी ही अपने आप को चेहरा बनाकर लड़ रहे हैं। अगर वो दूसरे को बनाते तो थोड़ा सा उसमें फर्क आता लोकल चीजों का, लेकिन ये तो उन्होंने चुनौती आरएसएस को दिया, इसलिए अपने को और निशान को, इंसान को नहीं, निशान को ही नेता बना करके आगे बढ़ रहे हैं। अब रह गया ये सवाल कि इसमें क्या होगा। इसका परिणाम बड़ा बुरा होगा। आप पूछेंगे बुरा क्या होगा? हम आपको साफ बता दें, इसने क्या किया है कि ये बनने के बाद से भाजपा के जो बड़े, भाजपा के लिए जो अपनी जिंदगी को निछावर करने वाले, वक्फ करने वाले, भाजपा को अपना जीवन देने वाले जो नेता थे, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी हो, बाकी और भी बहुत से लोग हैं, जैसे नितिन गडकरी उसका अध्यक्ष रह चुका है, सारे लोगों को इसने साइड कर दिया। अब पार्टी के अंदर कोई है नहीं। पार्टी के अंदर ज्यादातर वो हैं जो उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। इसलिए आप ये बात समझिए कि भाजपा ही समाप्त हो जाएगी, और नहीं तो भाजपा में फिर से कई फैक्टर आएंगे, कई टुकड़े होंगे, समझ रहे कि नहीं? और मोदी यह बताना चाहता है पूरे विश्व में कि मैं भाजपा का पूर्ण बहुमत का पहला मुख्यमंत्री, पूर्ण बहुमत का, बिना बहुमत के तो हमारे अटल जी कई बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन पूर्ण बहुमत का पहला प्रधानमंत्री मैं हूं, और मैं नहीं
तो सब कोई दूसरा बनने वाला नहीं है, सब कुछ मेरे में है, क्योंकि इतिहास इसी से बनता है। प्रथम और अंतिम कौन, वो ये बताना चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत का प्रथम और अंतिम प्रधानमंत्री मोदी है, और इस बात को ही लेकर के वो अपने आप में चल रहा है। भाजपा के समापन के दिन शुरू हो चुके हैं। अगर भाजपा निष्ठ जितने नेता हैं वो अपने अंदर विचार अगर नहीं करते हैं, पार्टी के बारे में सोचते नहीं है, तो मोदी देश के साथ साथ पार्टी को भी समापन के तरफ ले जाने के काम